चलिए आज भारत के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक रमन राघव की खौफनाक दुनिया में झांकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने 1960s में मुंबई की सड़कों पर एक ऐसा डर पैदा किया था जिसे ये शहर आज तक भूल नहीं पाया है। जरा सोचिए, 1968 का मुंबई शहर, वो शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन उस दौर में रातें एक अजीब से अनजाने डर में डूबी हुई थी। फुटपाथों और झुग्गियों में रहने वाले लोग हर सुबह बस इसी खौफ में जागते थे, क्या आज कौन नहीं बचेगा। मीडिया ने उसे नाम दिया था द स्कल ब्रेकर। अखबारों की हेडलाइंस बस इसी दहशत को चीख चीख कर बता रही थीं। किसी को नहीं पता था कि ये बेरहम कातिल कौन है और उसका अगला निशाना कौन बनने वाला है। और जब ये कातिल आखिर में पकड़ा गया तो उसने जो कबूल किया उससे सबके होश उड़ गए। 41 हत्याएं, जी हाँ 41। सिर्फ ये एक नंबर काफी है उस खौफ के लेवल को समझने के लिए जिसने पूरे मुंबई शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सड़कों पर ये दहशत फैली कैसे, इन जुर्मों का तरीका क्या था और इनके पीछे का राज क्या था। तो इन हमलों का ना एक बड़ा ही खास पैटर्न था। कातिल हमेशा रात के अंधेरे में हमला करता था और उसके शिकार कौन होते थे? समाज के सबसे कमजोर लोग, बेघर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले। वो उन्हें सोते हुए किसी भारी चीज जैसे लोहे की रॉड या पत्थर से कुचलकर मार डालता था। और सबसे डरावनी बात, किसी को मकसद ही नहीं पता था और इसी वजह से लोगों में डर और भी ज्यादा था। तो सवाल यही था कि आखिर ये सब कर कौन रहा था? पुलिस एक ऐसे कातिल को ढूंढ रही थी जो आता था, अपना काम करता था और फिर जैसे हवा में गायब हो जाता था। यहाँ एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। ये जो हत्याएं थीं, ये दो अलग अलग फेज में हुई। पहली लहर आई 1965 से 66 के बीच, जिसमें करीब 19 लोग मारे गए और फिर 2 साल की एकदम खामोशी। और उसके बाद 1968 में हत्याओं की दूसरी और कई ज्यादा खौफनाक लहर उठी, जिसमें 22 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। और ये कातिल कोई और नहीं बल्कि रमन राघव नाम का एक आवारा आदमी था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो उन्हीं लोगों के बीच रहता था और बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता था जिन्हें वो अपना शिकार बना रहा था। वो पूरी तरह से इनविजिबल था। तो अब सवाल ये उठता है कि रमन राघव ने ये सब क्यों किया? उसके इरादों को समझने के लिए हमें उसके बिखरे हुए, टूटे हुए दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करनी होगी। राघव की जिंदगी ना शुरू से ही मुश्किलों और तकलीफों से भरी थी। गरीबी, फिर देश के बंटवारे का दर्द और बेघर होने का एहसास, इन सब ने उसके दिमाग पर बहुत गहरे जख्म छोड़े। और तो और ये भी माना जाता है कि 1964 में उसके सिर पर एक चोट लगी थी जिसने उसकी दिमागी हालत को शायद और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। डॉक्टरों की जांच में पता चला कि रमन राघव सिजोफ्रेनिया नाम की एक बहुत गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रहा था। मतलब उसका दिमाग उसे एक ऐसी दुनिया दिखाता था जो असल में थी ही नहीं। वो असलियत और अपनी कल्पना के बीच का फर्क ही खो चुका था। तो उसके दिमाग में ना 2 अलग अलग हकीकतें चल रही थीं। एक तरफ उसे वहम था कि भगवान उसे शहर को गंदगी से साफ करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि उसके अंदर उन गरीब और बेसहारा लोगों के लिए बहुत गहरी नफरत थी जो उसे हर पल उसकी अपनी ही नाकामयाबियों की याद दिलाते थे। उसका काम करने का तरीका बहुत सिंपल लेकिन उतना ही बेरहम था। वो रात के अंधेरे का इंतजार करता, किसी कमजोर और सोते हुए शिकार को चुनता, आसपास से कोई भी भारी चीज उठाता और सीधा सिर पर ऐसा वार करता कि बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे। हत्याओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था और पूरी मुंबई पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर वो इस अदृश्य कातिल तक पहुंचे कैसे? और 1968 आते आते तो हालत एकदम बेकाबू हो गए। हिंसा बहुत तेजी से बढ़ी। हत्याओं का नंबर और उनकी क्रूरता दोनों ही बढ़ गए थे, जिससे पूरे शहर में एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। देखिए, उस जमाने में आज की तरह कोई फैंसी डीएनए या फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। राघव की गिरफ्तारी किसी फोरेंसिक सबूत से नहीं बल्कि एक सब इंस्पेक्टर को मिली एक छोटी सी टिप और उनकी समझदारी से हुई। गिरफ्तारी के बाद जब राघव ने अपना गुनाह कबूल करना शुरू किया तो उसने बिना किसी अफसोस के एक एक हत्या का ब्यौरा दिया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी,
कोई पछतावा नहीं था। उसे देखकर बड़े-बड़े अनुभवी पुलिस ऑफिसर भी हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। अदालत ने उसे दोषी तो माना, लेकिन उसकी गंभीर दिमागी बीमारी को देखते हुए उसे मौत की सजा नहीं दी गई। उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारने की सजा सुनाई गई। रमन राघव की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी होकर खत्म नहीं हो जाती। इस केस ने इंडियन क्रिमिनोलॉजी और हमारे समाज पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। क्रिमिनोलॉजी की भाषा में राघव एक डिसऑर्गेनाइज्ड किलर था। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कोई शातिर, प्लान बनाने वाला किलर नहीं था। उसके सारे जुर्म अचानक, बिना सोचे समझे और मौके पर मिले हथियारों से किए जाते थे। तो ये केस इतना जरूरी क्यों बन गया? क्योंकि इसी केस ने भारत में सीरियल क्राइम की स्टडी की नींव रखी। इसने ये भी सबके सामने लाकर रख दिया कि शहरों में रहने वाले गरीब लोग कितने असुरक्षित हैं और सिस्टम कई बार उन्हें कैसे नजरअंदाज कर देता है। इस केस के बाद ही पुलिसिंग के तरीकों और जेलों में मेंटल हेल्थ को लेकर कई बड़े बदलाव हुए। और आखिर में रमन राघव ने अपनी बाकी की जिंदगी पुणे की यरवदा जेल में काटी और 1995 में किडनी फेल होने की वजह से उसकी मौत हो गई। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। रमन राघव एक राक्षस था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उसी समाज से निकला था जिसने उसे और उसके जैसे लाखों लोगों को अनदेखा कर दिया था, उन्हें अदृश्य बना दिया था। तो ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जो समाज अपने ही लोगों को अदृश्य बना दे, उसे अंधेरे से निकलने वाले ऐसे राक्षसों पर सच में हैरान होने का कोई हक है?